नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे IQ में। आज हम 26 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम और आल पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया? प्रश्न इसरो, DRDO, नासा, उपयोग सभी। इसका आंसर है नासा। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य है 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले सेलुलर नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4G LTE संचार प्रणाली स्थापित करेगा। नोकिया ने कहा, हालांकि इसका उद्देश्य अंततः 5G पर स्विच करना होगा। साथ ही वह टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन कंपनी इनट्यूटिव मशीन्स के साथ अपने लैंडर पर चंद्रमा तक उपकरण पहुंचाने के लिए साझेदारी करेगा। नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज़ और वीडियो कम्युनिकेशन सक्षमता प्रदान करेगा और टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डेटा एक्सचेंज में सक्षम बनाएगा। साथ ही चंद्र रोवर्स और अन्य रोबोट और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को भी स्थापित किया जाएगा। नेटवर्क को लॉन्च और चंद्र लैंडिंग की चरम स्थितियों का सामना करने और अंतरिक्ष में संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह अंतरिक्ष पेलोड के कड़े आकार, वजन और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए चंद्रमा को बेहद कॉम्पैक्ट रूप में भेजा जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम बर्नस्टाइन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। नोकिया कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं साडी बलदोफ। इसका मुख्यालय है एस्पू, फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में कौन सी रैंक हासिल की है? प्रश्न पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका आंसर है दूसरी। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। इस सूची में चीन ने 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है, जो 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, यह इस वर्ष वार्षिक रिपोर्ट का 44वां संस्करण है। डेटा को OECD द्वारा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के 2020 संस्करण में जारी किया गया था, जो अपने देशों में प्रवासियों की आवाजाही और नीतियों में हाल के घटनाक्रम का विश्लेषण करता है। भारत से 3.3 लाख प्रवासी चले गए और यह पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। इसमें रोमानिया इन देशों में मानव पूंजी का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। OECD पेरिस स्थित 37 विकसित देशों का एक संघ है, जो अक्सर काम के अवसरों, शिक्षा और शरण के लिए अप्रवासियों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? प्रश्न उड़ीसा, असम, बिहार, गोवा। इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.movidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है और राज्य सरकार की पहल 5T टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लैंडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जनता को समर्पित की गई है। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मो विद्युत की विशेषताएं, इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मो विद्युत नई बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता है, ऑनलाइन बिजली भुगतान में सक्षम बनाएगा और बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित किया जा सकेगा। मो विद्युत के तहत 5 किलोवाट तक का स्थायी कनेक्शन घरेलू समन्वय प्रयोजन के लिए एकल चरण और सिंचाई, पंपिंग और कृषि जैसे निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भुगतान के साथ
आवेदन जमा करने के लिए 24 घंटे भीतर प्रदान किया जाएगा। मोविद्युत द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं को मो सरकार के तहत नियंत्रित और मॉनिटर किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इसके राजधानी है भुवनेश्वर और इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के हवाई अड्डे हैं बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा। अगला ऑप्शन है हाल ही में किस शहर के रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एपी एक्सप्रेस रेल सेवा में मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की है। मरसन अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, चंडीगढ़। इसका आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एपी एक्सप्रेस विशाखापत्तनम नई दिल्ली रेल सेवा में मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की है। मेरी सहेली पहल के बारे में, मेरी सहेली का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की एक टीम महिला कोच सहित सभी कोचों में प्रवेश करेगी और महिला यात्रियों की पहचान करेगी जो ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होंगी। इन यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा और किसी समस्या के मामले में संपर्क करने के लिए आरपीएफ के संपर्क नंबर 182 देने के अलावा मदद के बारे में सूचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा। इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई है। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। आयुष्मान सहकारी के बारे में, आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। एनसीडीसी आने वाले वर्षों में सावधि ऋणों को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगी। एनसीडीसी की योजना केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। एनसीडीसी की आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना है। यह योजना स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। यह महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% का ब्याज सबवेशन प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटेन। इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस फंक्शन को सिंगपास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। इस तकनीक को शहर की राज्य की सिंगपास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल है। सिंगापुर के अधिकारियों के अनुसार प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सही व्यक्ति वास्तव में उनकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, बजाय किसी तस्वीर, वीडियो रिप्ले रिकॉर्डिंग या एक डीप फेक है। फेशियल रिकॉग्निशन के लाभ चेहरे की पहचान की सुविधा बैंकिंग जैसे अन्य ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ रही है। इस फंक्शन को होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ साथ सार्वजनिक कियोस्क पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्य में चेहरे की पहचान सिंगापुर में अन्य एप्लीकेशन में जोड़ी जा सकती है, जिसे छात्र अपनी परीक्षा में समय बैठे अथवा शहर राज्य के बंदरगाहों के सुरक्षित क्षेत्रों में सत्यापन के प्रयोजनों को सुनिश्चित किया जा सके। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली एसियन लूंग। इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसकी मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। अगला प्रश्न है हाल ही में एससीओ देशों के महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तुषार मेहता, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका आंसर है तुषार मेहता। एससीओ देशों के महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। बैठक के दौरान सभी अभिवक्ताओं के भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कर्तव्यों के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। 2021 में एससीओ अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा।
SCO एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस, विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों को संलग्न करने का अवसर देता है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर को। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का इतिहास। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 को बंदी बना लिया गया था। उस दिन के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को शहीदों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की? ऑप्शन IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। अबाउट कोविरैप, यह टेस्टिंग तकनीक प्रमुख RT-PCR टेस्टों के साथ तुलनीय है और जो आम लोगों को सिर्फ 500 रुपये की लागत में परीक्षण में सक्षम बनाएगी। कोविरैप एक कोविड आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो 1 घंटे में परिणाम दे सकता है, जिसे यह दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है। इस डिवाइस को 10,000 रुपये से कम की लागत और न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकता से विकसित किया जा सकता है, जो इस तकनीक को आम लोगों के लिए सस्ती बनाता है। इस नई मशीन में परीक्षण प्रक्रिया 1 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। इस डिवाइस का इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस, तपेदिक और कई अन्य संक्रामक सहित वेक्टर जनित रोगों का पता लगाने में मशीन का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। यह वर्चुअली थर्मल साइक्लर्स या वास्तविक समय की PCR मशीनों की आवश्यकता को कम करेगा, बिना आणविक नैदानिक परीक्षण के अपेक्षित उच्च मानकों को छोड़े बिना। IIT खड़गपुर के निदेशक हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी। इसका मुख्यालय खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता KJ मोहम्मद बाबू का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष। प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता KJ मोहम्मद बाबू का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें जीरो बाबू के नाम से जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। उनकी पहली फिल्म 1964 की कुदुम्बनी फिल्म थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे YouTube चैनल करिश डेगू को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।